नमस्कार। तो पैरिस ओलंपिक की हमारी विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आप सबका स्वागत है। और भारत के चैंपियंस में आज बात करेंगे चैंपियन टीम इंडिया यानी भारतीय हॉकी टीम की, जिसने ओलंपिक के सेमीफाइनल में लगातार ये दूसरा ओलंपिक है जब भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और आज के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। तो इस मुकाबले पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे लक्ष्य सेन की भी, जिन्होंने बहुत अच्छी एक फाइट जो है वो दी सेमीफाइनल में। भले ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अब वो कांस्य पदक के मुकाबले के लिए कल शाम को 6 बजे मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ उतरेंगे। और भी क्या कुछ हुआ दिन भर में, इस सब पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो पैरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने रविवार को खेले गए बेहद रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक भारत और ब्रिटेन की टीम एक एक गोल की बराबरी पर थी, जिसके चलते मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से निकला, जहां भारतीय टीम ने बाजी मारी। वैसे भारत की इस जीत के असल हीरो गोलकीपर श्रीजेश रहे, जिन्होंने मैच में कई दफा ब्रिटेन को गोल करने से रोका। शूटआउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए, वहीं ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 गोल कर पाई। गौरतलब है कि भारतीय गोलकीपर श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक है और उन्होंने इस ओलंपिक के बाद हॉकी के खेल से संन्यास लेने का ऐलान पहले ही कर दिया है। तो यहां पर एक शानदार खेल जो है वो भारतीय हॉकी टीम का देखने को मिला है, जहां पर गोलकीपर श्रीजेश ने बहुत ही सुंदर तरीके से बचाव किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जो थी वो एक समय 10 खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया, क्योंकि अमित रोहित दास को दूसरे क्वार्टर में रेड कार्ड देखना पड़ा था, जिसके चलते भारतीय टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ ही मैदान पर उतरना पड़ा। तो वाकई भारत की ये जो जीत है वो अपने आप में काफी बड़ी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले जो टोक्यो ओलंपिक थे वहां पर भी भारत ने ब्रिटेन के खिलाफ जो है ब्रिटेन को ही हरा करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि तब सेमीफाइनल में टीम को बेल्जियम से हार मिली थी। और इस मुकाबले पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं पेरिस का, जहां पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो हैं वो मौजूद हैं। तो मुकेश का रुख कर लेते हैं और मुकेश से ही जानते हैं। मुकेश, आप बताइए किस तरह का पूरा जो ये मुकाबला रहा वो किस तरह का रहा, और हमने खुद देखा कि किस तरह से श्रीजेश जो हैं उनका एक बड़ा रूप, और जिस तरह से उनको माना जाता है कि एक बेहतर खिलाड़ी के तौर पर उनको माना जाता है, एक गोलकीपर, बेहतरीन गोलकीपर माना जाता है, उसी का उदाहरण उन्होंने पेश किया। तो मुकेश के पास हम एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं श्रीजेश का जो करिश्माई खेल रहा, उसके बलबूते भारतीय हॉकी टीम ने जिस तरह से खुद को सेमीफाइनल में पहुंचाया, उसी का नतीजा है कि भारत जो है वो लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, हालांकि वहां पर टीम को हार मिली थी, लेकिन कांस्य पदक के मुकाबले में टीम ने जर्मनी को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो तब 41 साल के बाद आया था। लेकिन इस बार ये जीत जो है वो बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इस बार अगर भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन को देखा जाए तो टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो कि काफी कहना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जीत आई थी वो 52 साल बाद ओलंपिक में भारत की थी। यानी कि भारतीय टीम ने 52 साल बाद ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया था। और उसके बाद आज ब्रिटेन के खिलाफ जो टीम की जीत आई है वो अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये टीम जो है वो लगातार अपनी गलतियों से न केवल टीम ने सीखा है, तो शूटआउट में हराकर भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक के सेमीफाइनल में तो स्थान बना लिया है। और भारत की इस रोमांचक जीत से भारतीय टीम के जो फैंस हैं वो भी बेहद खुश दिख रहे हैं। मैच के दौरान टीम इंडिया को दर्शकों का भरपूर साथ मिला। काफी संख्या में भारतीय खेल प्रेमी इस मुकाबले को देखने पहुंचे। ऐसे ही कुछ फैंस से बात की पेरिस में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने।
भारत ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को जिस तरह से शूट आउट में हराया, शानदार मुकाबला, फैंस का उत्साह भी यहाँ देखने को बन रहा है। यहाँ पर इंडिया को चीयर करने के लिए इतने फैन मौजूद थे जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। कैसे देखते हैं आज का जो मैच हुआ, कितना एक्साइटमेंट था, कौन आपकी तरफ से लगा कि हीरो निकला? आज हमारा गोलकीपर सबसे बढ़िया था, उसने जो जितने गोल्स बचाए, आई थिंक हम उसके बिना जीत नहीं सकते थे आज। और बहुत ही मजा आया देख के, तो मैं बोलूंगा कि गोलकीपर आज मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। बिल्कुल, गोलकीपर जो श्रीजेश थे उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला। एक ये यंग बॉय इज देयर, यू गॉट दिस हॉकी फ्रॉम टू whom you got this hockey and how you enjoy this match? The match was beautiful. I got so scared that the final 10 seconds of the match they would concede a goal, but they didn't. And when they won the match in the final shot, I was so happy. He is so happy. पाजी कैसे देखते हैं आप? भी यहाँ काफी देर से देख रहा था, लगे हुए थे। कितना एक्साइटमेंट रहा, कितना जबरदस्त मुकाबला रहा? बहुत ਵਧੀਆ मुकाबला रहा जी, बहुत ਵਧੀਆ। आप बताओ। यही कहूँगा कि आज का मैच जो था वो हमारे कोच ने जिताया है, क्योंकि हमें 10 मैन हो गए थे हम शुरू में मैच में, और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी डिफेंस की, जिसमें उन्होंने 10 मैन के साथ हमें 10 प्लेयर्स के साथ पूरा मैच खिलाया, पहले उसको ड्रॉ करवाया और उसके बाद शूट आउट स्ट्रेटेजी में उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स पिक किए जिन्होंने शूट आउट मारे, 5 प्लेयर। और ऑफ कोर्स श्रीजेश तो हमारे हीरो भाई हैं, वो गोलकीपर। डी में बहुत अच्छा काम देखने को मिला, जिस तरह से हरमनप्रीत और मनप्रीत लगे हुए थे लगातार, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने दबाव बहुत बनाया था, बट उन्होंने उसको ओवरकम नहीं होने दिया। जी, जिस तरह से हमारे टीम ने खेला है बहुत अच्छा खेला उन्होंने, क्योंकि हम ऑलरेडी 11 से 10 हो गए थे और उनकी अटैक बहुत स्ट्रांग थी, पर हमारा डिफेंस इतना अच्छा था कि हमने उनको होल्ड पे रखा पूरे 60 मिनट्स तक। और उनकी तारीफ करनी चाहिए टीम की कि जिस तरह से उन्होंने ये खेला, मैच को एंड तक लेके गए। और स्पेशली अपने हमारे जो गोलकीपर है श्रीजेश, उन्होंने इतना अच्छा खेला, 2 गोल बचाए और डेफिनेटली होपफुली इस बार हम गोल तक जाएंगे। बिल्कुल, गोल तक जाएंगे। some more fans we have. How you see this match? Oh, the game was amazing. It was so good to see England and India play. It was really good. Great game. Fantastic fun. Really good. Really good. क्या कुछ कहेंगे भाई? It was great game, phenomenal play by Srijesh. बहुत अच्छा खेला श्रीजेश ने, and all team together defend well. आपने कैसे एंजॉय किया? क्या जो गोल्ड का डिमांड है वो पूरा होगा इस बार हॉकी से? काफी टाइम अवेटेड है। इस बार तो होना ही चाहिए, और इस बार क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर वॉलंटियर हैं, तो देखने में जो मज़ा आ रहा है, फैंस को हेल्प करने में मज़ा आ रहा है, और जो आज जो इंडिया जीती है वो तो बहुत ही अनबिलीवेबल था। This time definitely India will definitely win the gold. कोई डाउट ही नहीं है। And today I think Srijesh was the outstanding performance today. I think really compliments to him. जिस तरीके से उसने लास्ट प्रेशर में गेम खेला, इट्स अ वेरी हाई प्रेशर, कि शूट आउट में इतना हाई प्रेशर होता है, उसने उस टाइम पे इतने अच्छी तरह किया। दैट्स समथिंग व्हिच इज आउटस्टैंडिंग। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू हिम टुवर्ड्स द शूट आउट, एंड इंडिया विल श्योरली विन। या इंडिया जरूर जीतेगा, चक दे इंडिया। और अंदर भी इसी तरह का जो है स्लोगन चल रहा था, गणपति बप्पा मोरया, भारत जीतेगा, भारत माता की जय। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन को हराया, उससे पहले अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया, डेफिनेटली इस बार कलर भी बदलेगा और हिस्ट्री रिपीट होगी। कैमरा सैंडल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, पेरिस। तो जाहिर तौर पर भारतीय हॉकी टीम की एक बड़ी जीत है, और अब देखना होगा कि भारतीय हॉकी टीम जो है वो सेमीफाइनल में जब उतरेगी तो उसका कहीं ना कहीं सामना नीदरलैंड से या फिर जर्मनी से हो सकता है। वहीं लक्ष्य सेन की बात करें, लक्ष्य को सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हालांकि इस मैच में विक्टर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, दोनों ही खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच शुरुआत से ही रोचक संघर्ष देखने को मिला। पहले गेम में एक समय लक्ष्य आगे चल रहे थे, लेकिन फिर विक्टर ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए गेम को 22-10 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद दूसरे गेम में भी लक्ष्य ने अच्छी शुरुआत की और एक वक्त 6-0 से बढ़त ले ली। हालांकि इसके बाद फिर विक्टर ने आक्रामक खेल दिखाते हुए बराबरी की और फिर दूसरे गेम को भी अपने नाम करते हुए मुकाबले को 22-20, 21-14 से जीतकर फाइनल में स्थान बना लिया। अब सोमवार को लक्ष्य सेन कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। उनका सामना मलेशिया के लीजी जिया से होगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे भारत के युवा बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का अब जिस तरह का सफर शानदार रहा है, उन्होंने 2016 में जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई जीत हासिल की। इसके बाद सीनियर वर्ग में भी उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। आइए एक नजर डालते हैं उनके अब तक के सफर पर।
बैडमिंटन कोर्ट पर अच्छों के दांत खट्टे कर देने वाले भारत के युवा स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। करीब 5 साल की उम्र में बैडमिंटन रैकेट थामने वाले लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक में भी नजर आया। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे लक्ष्य सेन अपने दमदार प्रदर्शन के बूते सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बैडमिंटन प्लेयर डीके सेन के घर जन्मे लक्ष्य सेन को बैडमिंटन का खेल विरासत में मिला। लक्ष्य सेन के दादा चंद्रलाल सेन और पिता डीके सेन अपने समय के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी रहे थे। लक्ष्य सेन को शुरुआती दिनों में बैडमिंटन की कोचिंग पिता डीके सेन से ही मिली। उन्होंने अपने भाई चिराग सेन के साथ मिलकर बैडमिंटन खेलना शुरू किया। लक्ष्य के खेल के प्रति जुड़ाव को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें महज 7 साल की उम्र में बेंगलुरु स्थित प्रकाश पादुकोण एकेडमी में भेज दिया, जहां पर लक्ष्य सेन ने खेल की बारीकियां सीखी। इसके बाद लक्ष्य सेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2016 तक जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई खिताब अपने नाम किए। बात अगर लक्ष्य सेन की अब तक की उपलब्धियों की करें तो लक्ष्य सेन साल 2016 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। साल 2018 लक्ष्य सेन के लिए बेहद खास रहा। इस साल वे एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद साल 2018 में ही खेले गए यूथ ओलंपिक के एकल वर्ग में लक्ष्य सेन रजत पदक जीत चुके हैं। वहीं 2018 यूथ ओलंपिक के ही मिश्रित टीम स्पर्धा में उनके नाम स्वर्ण पदक रहा, जबकि वे 2018 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इसके अलावा साल 2020 के एशिया टीम चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। लक्ष्य सेन के लिए साल 2022 का सीजन भी शानदार रहा। वे 2022 में थॉमस कप का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के अहम सदस्य के रूप में सामने आए। इसके बाद साल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसके अलावा वे 2022 के एशियाई खेलों की पुरुष टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में आयोजित एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। तो वाकई लक्ष्य सेन का एक शानदार सफर रहा है और उम्मीद यही करेंगे कि कल जब वो अपना ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेलने होते हैं तो वो एक बार फिर से जीत दर्ज करें। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं पेरिस का, जहां पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो हैं वो मौजूद हैं। मुकेश, आपने पल पल का रोमांच का आनंद लिया और वाकई जो मुकाबला था वो बेहद रोमांचक था। जिस तरह से भारत ने ब्रिटेन को हरा करके सेमीफाइनल में जगह बनाई है और लगातार दूसरी बार ये है जब भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में है। लेकिन आज की ये जो भारतीय टीम जो दिख रही है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, आप ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आ रहे हैं और उसके बाद ब्रिटेन को अपने क्वार्टर फाइनल में हराया, क्या कहेंगे? जितना अच्छे से खेला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये फैंस हमारे साथ हैं, सबसे पहले इन्हीं से शुरू कर देते हैं। कैसा मुकाबला देखा आपने? मैं मुकाबला तो शुरू से लेकर अंत तक देखा, पर क्या खेले हैं। और गोलकीपर की तो जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया खेले इंडिया ने, चक दे इंडिया, चक दे। बिल्कुल, तो ये फैंस है जो यहाँ पर लगातार है। मैम, आप काफी टाइम से अंदर देख रहे थे, कितना माहौल था, कितना एक्साइटमेंट था? बहुत अच्छा लगा, इंडिया को जीत के हुए तो फिर बहुत अच्छा लगा इंडिया। बिल्कुल, तो जिस तरह से क्या कह रहा है, 2 विन चाहिए गोल के लिए। जितना अब श्रीजेश ओल्ड वाइन की तरह है, जितना ओल्ड हो जितना बेटर होते जा रहा है वो। तो बढ़िया, उसने गोल पेनल्टी के पहले भी उसने रोल बचाए गोल, और 10 मैन रहते हुए गोल अपना कोच ने अच्छा डिफेंड किया लोगों पूरा टीम को। 10 मैन रहते हुए भी पूरा 3 क्वार्टर तक इंडिया ने डिफेंड किया है, 1 ऑल तक रखा है। एंड देन वी न्यू दैट अगर पेनल्टी होगा तो हमारा स्कोर श्रीजेश हमको वापस बचा लेगा। तो आपने और स्पेशल क्या देखा उस मुकाबले में? क्या स्पेशल? और माइंडसेट कम्प्लीटली डिफरेंट था। मैं हार्दिक की मम्मी के साथ बैठा था, 1 ऑल होते समय उस हार्दिक की मम्मी चली गई थी, बट वो बोल रही थी अभी की जो माइंडसेट है टीम की, वो जीतने का कुछ सोच नहीं रही है, सिर्फ जीतने के लिए सोच रही है। और वो कोच लोगों ने, मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की है वो माइंडसेट चेंज कराने के लिए, और वो एग्रेसिवनेस दिख रहा है फील्ड पे, अटैक भी दिख रहा है
और ये भी दिख रहा है कि हम लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं एक गेम में। दो गेम चाहिए और अपने पास गोल्ड आ जाएगा। बिल्कुल 2 गेम चाहिए और गोल्ड आ जाएगा। जिस तरह से आज मुकाबला खेला गौरव, बहुत शानदार मुकाबला था। श्रीजेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और बहुत ही शांत तरीके से वो खेलते रहे और शूट आउट में जो उन्होंने खेला कमाल का था। मुकेश, शूट आउट में खेला वो कमाल का रहा, लेकिन इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं भी हैं, क्योंकि जिस तरह से श्रीजेश ने तो अपना काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय डिफेंस पर सवाल उठते हुए नजर आए इस मुकाबले में, क्योंकि कई बार अटैक जो है वो ब्रिटेन का रहा और थर्ड क्वार्टर में तो पूरी तरह से ब्रिटेन की टीम जो थी वो डोमिनेंट दिखाया, पूरा मैच में डोमिनेंस रहा पूरा। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं आपको होमवर्क भी अब करने की जरूरत है अपने अटैक को लेकर के? बिल्कुल गौरव, देखिए जिस तरह से मुकाबला खेला गया, जिस तरह से शुरुआत की भारत ने अपने कैंपेन की और पहले क्वार्टर में उन्होंने जाते ही विस्फोटक गोल मारा, उसके बाद हर क्वार्टर में वो बेहतर दिखे। थोड़ा सा थर्ड क्वार्टर में ब्रिटेन जो था वो कोशिशें बहुत कर रहा था, लेकिन श्रीजेश ने जिस तरह से वॉल ऑफ द टीम की जो बन करके गोल के सामने खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने गोल में कोई भी उनका कन्वर्ट नहीं करने दिया गोल को, तो ये बड़ी बात है। उसके बाद शूट आउट तक वो लेकर के गए इस गेम को, बहुत जज्बे के साथ खेले, 4-2 में मुकाबला जीते। मुझे लगता है कि इसी जज्बे के साथ खेलेंगे तो निश्चित तौर पर हिस्ट्री रिपीट होगी। बिल्कुल मुकेश, आखिरी सवाल है, बहुत छोटे से जवाब दीजिएगा। अब मुकाबला आपका जर्मनी या फिर अर्जेंटीना से हो सकता है, क्या कहेंगे? दोनों प्रतिद्वंदी को कैसे देखते हैं, जर्मनी को भी और अर्जेंटीना को भी? मुकेश, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप बताएं कि जर्मनी और अर्जेंटीना के खिलाफ अगर मुकाबला होता है सेमीफाइनल में, इन दोनों में से जो भी टीम सेमीफाइनल में आती है, तो कैसे देखते हैं इन दोनों प्रतिद्वंदी को? बिल्कुल, जिस तरह से अगर ये दोनों टीमें ये बड़ी मजबूत टीम है और जर्मनी जिस तरह से खेलती है, जिस तरह का उनका एग्रेसिवनेस है और अर्जेंटीना जिस तरह से खेलती है, दोनों के खेल में बड़ा अटैकिंग है, तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। जिस तरह से आज हमने देखा थर्ड फोर्थ क्वार्टर में जो टीम इंडिया थी वो थोड़ा डिफेंसिव हो गई थी और उन्होंने अपने गोल को बचाने के लिए पूरी जोर लगा रखा था, इंस्टेड ऑफ कि वो जाकर के स्ट्राइक करें, अटैक करें। तो अटैक मोड उनको दोबारा यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा अगर इस बड़े मुकाबले को जीतना है। और डेफिनेटली यहाँ पर कोच का जिस तरह से उनका पूरा मॉनिटरिंग था, और देखिए 10 प्लेयर के साथ खेले, फिर उसके बाद 9वां प्लेयर भी एक ग्रीन कार्ड देखने के बाद देखने को मिला, तो काफी कुछ है यहाँ पर और लगेगा कि नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। जी बिल्कुल मुकेश, जाहिर तौर पर भारतीय हॉकी टीम के हौसले बुलंद हैं। तो बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय हॉकी टीम जो है वो सेमीफाइनल का भी मुकाबला जीते और खुद को आगे बढ़ाए। बहरहाल इस पेशकश में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH की सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और बात कर लेते हैं मुक्केबाजी की। मुक्केबाजी में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गईं। लवलीना को महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की ली कियान के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। चीन की मुक्केबाज ने मुकाबले को 4-1 से अपने नाम करके सेमीफाइनल में स्थान बनाया। लवलीना की हार के साथ ही मुक्केबाजी में भारत की पदक की दावेदारी समाप्त हो गई है। वहीं एथलेटिक्स की बात करें तो पुरुषों की लॉन्ग जंप में भारत के जसविन एल्ड्रेन फाइनल में स्थान बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 7.61 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास दर्ज किया और 13वें स्थान पर रहे। जसविन 8.15 मीटर के सीधे क्वालिफिकेशन मानक को हासिल नहीं कर पाए और न ही शीर्ष 12 एथलीटों में जगह बना पाए। वहीं एक और मुक्केबाज निशांत
भी जो हैं वो बाहर हो गए। 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में भारतीय बॉक्सर निशांत देव को मैक्सिको के मार्को वेर्दे से हार मिली। मुकाबले में निशांत ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बटे हुए फैसले के आधार पर उन्हें 1-4 से हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव अपना पहला ओलंपिक खेल रहे थे। क्वार्टर फाइनल तक उनका सफर काफी शानदार रहा। उन्होंने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया। और अब बात कर लेते हैं शॉर्ल्स डी गॉल की। जी हाँ, शॉर्ल्स डी गॉल पेरिस का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे स्टार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस ओलंपिक के दौरान ये पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बना है, जो यहाँ की संस्कृति और विरासत से रूबरू कराता है। पेश है पेरिस से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। चार्ल्स डी गॉल प्लेस, जिसे स्टार स्क्वायर के रूप में भी जाना जाता है, ओलंपिक के कारण पेरिस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी हुई है और यह स्क्वायर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह स्क्वायर यहाँ मौजूद प्रतिष्ठित आर्क डी ट्रायम्फ के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि इस चौराहा पर स्थित है। ओलंपिक में यह स्क्वायर खेल प्रशंसकों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पेरिस ओलंपिक के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और फ्रांसीसी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी। इस ऐतिहासिक स्थल के केंद्र से 12 सीधी सड़कें निकलती हैं। चार्ल्स डी गॉल ऊपर से देखने पर एक तारे जैसा दिखता है, इसलिए इसे स्टार स्क्वायर भी कहते हैं। ओलंपिक के दौरान यह आर्क अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है और ओलंपिक के दौरान काफी संख्या में पर्यटक इसे देखने पहुंच रहे हैं। यह बहुत बढ़िया है, हम यहाँ अच्छा समय बिता रहे हैं। यह बहुत शानदार है, मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। चार्ल्स डी गॉल प्लेस पहुंचने वाले पर्यटक न केवल इसकी शानदार बनावट का दीदार कर रहे हैं, बल्कि अपने अनुभवों को भी तस्वीरों में संजो रहे हैं, ताकि वो ओलंपिक के दौरान चार्ल्स डी गॉल में एथलेटिक्स से जुड़ी भावना और सांस्कृतिक विरासत का संगम पेरिस ओलंपिक को एक अलग पहचान दे रहा है। इस समय हम खड़े हैं चार्ल्स दे गॉल पर और ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है, यहाँ पर 12 सड़कें आकर के मिलती हैं। उसके ठीक सामने है सॉन्जलीजे स्ट्रीट, जो एक मशहूर स्ट्रीट है। और मेरे पीछे आप ये मोनूमेंट देख सकते हैं, ये यहाँ का एक विशेष मोनूमेंट है, जहाँ पर लाखों पर्यटक आकर के तस्वीर उतारते हैं। इसे कहते हैं आर्क दे ट्रियोम्फ। ये एक जीत का प्रतीक है और पेरिस में इसको बहुत ही, या पूरे फ्रांस में इसको बहुत ही ऊंची नज़र से देखा जाता है और लाखों पर्यटक इसका दीदार करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस समय पेरिस का पूरा यहाँ पर कार्निवल सजा हुआ है और जो भी सैलानी, जो भी विदेशी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, इसकी तस्वीर उतार करके याद के तौर पर ले जा रहे हैं। कैमरा चैनल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। तो वाकई ओलंपिक मेज़बानी का एक दूसरा अक्स ये भी होता है कि जो देश विदेश से जो पर्यटक आ रहे हैं, वो उस देश की सभ्यता और संस्कृति को भी जाने। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट पूरे दमखम के साथ अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा 140 लोगों का सपोर्ट स्टाफ भी टीम के साथ पेरिस आया हुआ है। इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनशा पारदीवाला के नेतृत्व में पोषाहार विशेषज्ञ, खानसामे और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पेरिस से डीडी न्यूज़ के हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने इस बार एक बड़ा कदम उठाया और पेरिस ओलंपिक में अपने एथलीटों के लिए सहायक स्टाफ भेजा। 140 सहायक दल को पेरिस में एथलीट्स की हर संभव मदद के लिए भेजा गया है, जो मैदान पर 24 घंटे खिलाड़ियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये निर्णय एथलीटों की जरूरतों और उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस दल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनशा पारदीवाला के नेतृत्व में पोषाहार विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। I think this is amazing. This is the first time in Olympics. I think players and support staff, coaches ratio is almost the same. So I think I'm really grateful to the government. They have allowed so many support staff, personal coaches. Though we are not people, some people are not staying in village, but still being with the player, being with your student is that feeling. If you are giving to your students, okay, I am there with you in Paris.
that is something really good from the government side. 140 सहायक स्टाफ में से 67 खेल गांव में तैनात हैं। इस समूह में मुख्य रूप से कोच, टीम डॉक्टर, रिकवरी विशेषज्ञ, खेल वैज्ञानिक और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हैं, जो तत्काल और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। बाकी सहयोगी स्टाफ को खेल गांव के बाहर रखा गया है। इनमें अतिरिक्त कोच, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, स्पेयरिंग पार्टनर और मानसिक कंडीशनिंग कोच शामिल हैं। The two primary roles of support staff is, support staff in strength and conditioning aspect is, one is to prevent injuries. So the player doesn't have any injuries, so we make them prescribe exercise to them so the injuries are not there. Second one, to enhance the performance. So the performance is based on sports to sports base, where in table tennis right now we focus more on the stability, agility, movement, endurance, strength and power. So that's the role. And the government has taken in a big support for the players as well, to get all the support staff here as well. भारत सरकार ने खेल गांव के पास होटल के कमरे बुक किए हैं और अतिरिक्त सहायक स्टाफ को दैनिक पास दिए गए हैं, ताकि ये विशेषज्ञ एथलीटों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार कर सकें, जिसके शुरुआती नतीजे देखने को मिल रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ का दल इन खेलों में भेजा, जो खिलाड़ियों से ज़्यादा है। यानी 140 सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्य हर एरेना में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और इसके सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अगर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो खिलाड़ियों के साथ साथ उन्हें सपोर्टिंग स्टाफ को भी और ज़्यादा मजबूत करना होगा, जिससे कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत सके। कैमरामैन सैंथल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, पेरिस। तो वाकई सपोर्टिंग स्टाफ का जो योगदान हो रहा है वो बेहतरीन तरीके से सामने देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूती दे रहा है। तो जाते जाते अब आपको छोड़े जाते हैं पेरिस ओलंपिक की कुछ अन्य खबरों के साथ। तो आप देखिए ये कुछ अन्य खबरें और हमें दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। जमैका की डबल चैंपियन शैली एंड फ्रेजर प्राइस ओलंपिक 100 मीटर सेमीफाइनल में भाग नहीं ले सकीं, क्योंकि स्टेड डी फ्रांस के सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। बाद में सोशल मीडिया पर उनके और जमैका के अधिकारियों के बीच बहस का फुटेज सामने आया, जो उनके वाहन को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वहीं इस पर जमैका के शेफ डे मिशन इयान केली ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि उसे स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। दुर्भाग्य से वह अपने अंतिम अभ्यास के दौरान लगी चोट के कारण प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थी। कैटी लेडेकी ने ओलंपिक में अभूतपूर्व चौथी बार महिलाओं की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा का खिताब जीतकर अपने करियर का 9वां स्वर्ण पदक जीता। अमेरिकी महान खिलाड़ी ने ला डिफेंस एरेना में 8 मिनट 11.04 सेकंड में दौड़ पूरी की, जो ऑस्ट्रेलियाई रजत पदक विजेता एरियान टिटमन से 1.25 सेकंड आगे था। केटी एक ही स्पर्धा में 4 ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र तैराक के रूप में अपने साथी अमेरिकी महान तैराक माइकल फेल्प्स के साथ शामिल हो गयी। केटी ट्रेनर ने पेरिस ओलंपिक में जापान के तात्सुरु सेतो के खिलाफ निर्णायक मुकाबला जीतकर फ्रांस को जूडो मिश्रित टीम का खिताब दिलाया। यह पेरिस ओलंपिक में राइनर का दूसरा स्वर्ण पदक था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 5वां ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया। टेडी ट्रेनर की जीत पर उनके प्रशंसकों ने जश्न मनाया। ओलंपिक में जूलियन अल्फ्रेड ने महिलाओं की 100 मीटर का फाइनल जीत लिया। सेंट लूसिया की जूलियन ने 10.72 सेकंड में रेस पूरी कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह ओलंपिक में सेंट लूसिया का पहला ओलंपिक मेडल है। जूलियन अल्फ्रेड। सिमोन बाइल्स ने ओलंपिक में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। वॉल्ट में इस जीत के साथ बाइल्स ने अपने करियर का 7वां और कुल मिलाकर 10वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक मुक्केबाज इमानी खलीफ और लिन यू टिंग के समर्थन में खुलकर खड़े हुए और उन्होंने इनकी आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया। बाक ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाज इमानी खलीफ और लिन यू टिंग के खिलाफ नफरत की भाषा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अल्जीरिया के मुक्केबाज इमान खलीफ और ताइवान की लिन यू टिंग के महिला वर्ग में भाग लेने पर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। इन दोनों को IBA द्वारा 2023 में भारत में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में महिला वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
तो पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिसके बाद आज शाम 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में जो है वो लगा दिया गया है। राजधानी ढाका और कई अन्य शहरों में लगाया गया है कर्फ्यू। तो बड़ी खबर ये जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है, जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो घायल हुए हैं। छात्र संगठनों ने आज देशव्यापी असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू किया था, जो कि बाद में धीरे धीरे हिंसक प्रदर्शन में जो है वो तब्दील हो गया और इस हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हुई है। जी हां, तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात हैं वो इस वक्त काफी संवेदनशील बने हुए हैं, जहां पर राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन हुआ और हिंसा हुई। विरोध प्रदर्शन जो था वो हिंसा में तब्दील हो गया और इस हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हुई है। जी हां, जिसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई अन्य शहरों में बांग्लादेश के कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट की सेवाओं पर भी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए ढाका से जुड़ रहे हैं नवल किशोर। जी नवल, आप बताइए किस तरह से क्या कुछ हुआ, ये जो प्रदर्शन था वो कैसे हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हुआ और ये उसके बाद इतनी सारी जो हिंसा की खबर सामने आ रही है वो कैसे इतनी हिंसक होता चला गया? हाँ जी, एक्चुअली फ्राइडे को जो प्रोटेस्टर है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के लिए घोषणा की थी और कल शाम को यहाँ का जो ढाका का शहीद मीनार है, सेंट्रल शहीद मीनार, वहाँ पे बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उसी जगह पे उन्होंने फिर से दोहराया कि जो 9 सूत्री मांग थी उनकी, उसकी जगह उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा उन्होंने डिक्लेयर किया कि शेख हसीना रिजाइन करे, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के, और उसके साथ गवर्नमेंट रिजाइन करे। और उसको लेकर उन्होंने आज जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन पूरे देश में लागू करने की घोषणा की। उसी दौरान आज जो है सुबह से
ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में काफी शहरों में, दूसरे शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग रास्ते पे आए। स्टूडेंट्स भी है साथ में, उसके साथ आम जनता भी जुड़ी हुई है। अलग अलग पेशा व्यवसाय से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और उसी बीच जो प्रदर्शनकारी और पुलिस और कुछ पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है आवामी लीग, उसके साथ जुड़े हुए जो संगठन है उसके लोग, उनके बीच में जो झड़प हुई है वो ढाका में भी हुआ है और बाकी शहरों में भी, काफी छोटे टाउन जो भी है वहाँ पे भी हुआ है। और ढाका के साउथ में एक मुंशीगंज सिटी है, वहाँ पे तो अलग अलग जगह पे, कुछ जगह पे 2, किस जगह पे 4-5 इस टाइप का जो है हिंसा, लोगों का मौत हुआ है, ऐसा अभी न्यूज मिल रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मार्च और असहयोग आंदोलन जो है उसको हिंसक हुआ है। और उसके साथ ये जो है अभी तक जो न्यूज मिल रहे हैं, अपडेट्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से अराउंड 20 लोगों का जो है डेथ हो गया है इसमें और काफी लोग घायल हुए। और इसी बीच बांग्लादेश सरकार ने आज शाम 6 बजे से इंडेफिनेट, मतलब अनिश्चित काल तक कर्फ्यू घोषित कर दिया। वैसे कर्फ्यू था ही बांग्लादेश में, पिछले लास्ट 19 तारीख से कर्फ्यू था, लेकिन जैसे सिचुएशन नॉर्मल हुआ, साधारण हुआ, तो उसी बीच कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दिया गया था। वो बढ़ के आज का जो रिलैक्सेशन था वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक था। लेकिन जो कर्फ्यू के, मतलब अभी जो आज हिंसा हुई ये आंदोलन के चलते, तो उसके बाद सरकार ने जो है ढाका और कई अन्य इलाके जो भी उसके मेजर सिटी है, खुलना और ये सिलट, चट्टग्राम और रंगपुर, राजशाही, जो भी मेजर सिटी है, डिविजनल हेडक्वार्टर है, और समेत कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और म्यूनिसिपैलिटीज में भी कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है ताकि हिंसा को ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो कुल मिला के अभी ये जो प्रोटेस्टर है उनका डिमांड, जो पहले कोटा रिफॉर्म्स मूवमेंट था, एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट जो नौकरियां है उसमें जो कोटा था उसमें रिफॉर्म्स की मांग लेके आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के दौरान जो हिंसाएं हुई, उसी हिंसा के चलते काफी लोगों की जो जान गई, उसकी हिंसा के चलते गवर्नमेंट ने कर्फ्यू और आर्मी डिप्लॉय किया था, कर्फ्यू लगाया हुआ था। तो उसमें भी काफी लोगों को अरेस्ट किया सरकार ने। तो उसके बाद जो है और मामला जो है ज्यादा सेंसिटिव हो गया, लोग और नाराज हुए। और ये जैसे ही इंटरनेट खुला, कर्फ्यू में रिलैक्सेशन मिला और जो आर्मी का बिल्कुल नवल, हम देख सकते हैं किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं छात्रों के गुस्से को, और कहीं ना कहीं इस बात को बता रही हैं कि इस समय स्थिति जो है वो बांग्लादेश में काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन है वो काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है। और राजधानी ढाका और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में इस विरोध प्रदर्शन के चलते, और जो कि हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया, इसके चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो कहना चाहिए जो रोष भरी जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी नवल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बांग्लादेश से सीधी तस्वीरें थीं जो कि निकल करके सामने आ रही थीं। और बांग्लादेश में जो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, देशव्यापी असहयोग आंदोलन, वो कहीं ना कहीं आज जो आंदोलन बुलाया गया था वो हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसके चलते 20 लोगों की कम से कम मौत हो गई। तो फिलहाल देखना होगा कि बांग्लादेश जो है वो इस स्थिति पर किस तरह से अपना नियंत्रण रख पाता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।